गुड मॉर्निंग सभी को। और हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है आधुनिक भारत, एक है मध्यकालीन भारत जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और तीसरा जो है वो क्या है, प्राचीन। मध्यकालीन और आधुनिक। मध्यकालीन की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो लगभग 712 के आसपास से हो जाती है, जब भारत पर जो है अरबों का आक्रमण होता है। और भारत पर अरबों के आक्रमण के साथ ही जो है मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। पहला आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम के नियंत्रण में हुआ था, और यह सफल आक्रमण माना जाता है। तो नाम को याद रखना बेहद जरूरी है। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है पहला आक्रमण हुआ, जो कि सफल आक्रमण माना जाता है। सिंध पर यह आक्रमण किया गया और 712 में आक्रमण किया गया। मोहम्मद बिन कासिम जो है विजयी रहता है। इस वक्त यहां पर जो है राजा दाहिर का शासन था। किसका था? राजा दाहिर का शासन था। तो कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि पहला सफल आक्रमण कब हुआ? तो 712 में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। उस समय जो है कहां पर हुआ? तो सिंध वाले इलाके में हुआ। कब हुआ? 712 में हुआ। और उस समय किसका शासन था? राजा दाहिर का था सिंध वाले इलाके में शासन। इनका उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का? जब भी कोई देश अटैक करता है, या हम कह सकते हैं उस समय भी जब अटैक होते थे, तब कोई ना कोई मोटिव होता है। तो इनका मोटिव क्या था? तो इनका मोटिव पहली चीज तो धन दौलत लूटना था, और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। दो ही मोटिव थे, धर्म का प्रचार करना और क्या था? धन लूटना। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जो है महमूद गजनी की बात करेंगे। जब महमूद गजनी की बात करेंगे तो महमूद गजनी से पहले हमें बहुत सारी चीजों को एक हम कह सकते जोड़ते हुए चलना पड़ेगा, तब कहीं महमूद गजनी तक पहुंचेंगे। 932 ईस्वी में जो है अलप्तगीन ने जो है गजनी साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। कब की? 932 में। देखिए क्वेश्चंस खुद से करते रहने चाहिए कि हमें चीजें याद रहें। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो कब हुई? 932 ईस्वी में। किसने की? अलप्तगीन ने की, ठीक है। अब यहां पर जो है इसकी स्थापना होने के बाद जो है जब अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है, कुछ समय के लिए यहां पर प्रीतगीन का शासन रहता है। किसका रहता है? प्रीतगीन का शासन रहता है, ठीक है। प्रीतगीन का शासन जो है 972 से 977 के बीच में रहता है। और इसी समय जो है भारत पर जो है तुर्कों का आक्रमण होता है, ठीक है। तुर्कों का आक्रमण जो है पंजाब वाले इलाके में होता है, और उस समय जो है पंजाब वाले इलाके में शाही वंश का शासक था जयपाल। कौन था? जयपाल। तो एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करो कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अलप्तगीन ने। कब की? 932 ईस्वी में। और जब अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद प्रीतगीन का शासन होता है 972 से 977 के बीच में जो है। इसी समय जो है यहां पर भारत पर कई सारे आक्रमण होते हैं। इसके बाद जो है पंजाब वाले इलाके में जो है प्रथम तुर्क आक्रमण होता है। पंजाब वाले इलाके में प्रथम तुर्क आक्रमण होता है, और यहां पर जो है शाही वंश के राजा
जयपाल का शासन था। ठीक है, तो कुछ नाम आपको याद रखने होंगे। एक तो हो गया अलप्तगीन, अलप्तगीन। दूसरा जो है वो हो जाएगा प्रीतगीन। तीसरा जो है वो आपको जयपाल का नाम भी याद रखना होगा, और राजा दाहिर का नाम भी याद रखना होगा। ये नाम इसलिए याद रखने कि आपको चीजें समझ में आती रहे। देखिए 977 ईस्वी में, ठीक है, जब प्रीतगीन भी शासन से हटा दिया जाता है, चला जाता है, मर जाता है, उसके बाद दामाद जो है सुबुक्तगीन, अलप्तगीन का ये दामाद होता है सुबुक्तगीन। इसका दामाद भी, सॉरी, हाँ, इसका दामाद भी होता है और गुलाम भी होता है। ठीक है, ये चीजें याद रखिए। पहले गुलाम हुआ करते थे, गुलामों को खरीदा जाता था, जैसे आजकल जानवरों को खरीदा जाता है। ठीक है, सेना में भर्ती करने के लिए कई बार खरीदा जाता था। तो सुबुक्तगीन जो था वो अलप्तगीन का दामाद भी था और गुलाम भी था। 977 में ये गजनी की गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 977 में। ठीक है, तो सुबुक्तगीन जो है अलप्तगीन का दामाद भी था, गुलाम भी था। 977 में जो है ये गजनी की गद्दी पर बैठता है। अब यहां पर यहीं से शुरुआत होती है मेन टॉपिक की, जो हम महमूद गजनी की बात कर रहे थे। तो महमूद गजनी जो है वो सुबुक्तगीन का ही पुत्र था। किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का। 1 नवंबर 1971 को इसका जन्म होता है। किसका? महमूद गजनी का। महमूद गजनी का जन्म जो है 1 नवंबर 1971 को होता है। तो आपको सारी चीजें याद रखनी होगी कि पहली चीज तो सुबुक्तगीन गद्दी पर कब बैठा? 1977 में। सुबुक्तगीन था कौन? तो अलप्तगीन का दामाद और गुलाम था। सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनी था। महमूद गजनी का जन्म कब होता है? 1 नवंबर 1971 को जन्म होता है। ठीक है, जब सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर था तो ये खुरासान का शासक था, महमूद गजनी। उस समय ये हम कह सकते हैं कि गजनी की गद्दी पर नहीं बैठा था। ठीक है, ये खुरासान का शासक था और गजनी की गद्दी पर जो है ये 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के बाद। तो हम कह सकते हैं सुबुक्तगीन के बाद जो है 27 वर्ष की उम्र में जो है महमूद गजनी 998 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठता है। ठीक है, ये जो है बगदाद का जो खलीफा था, बगदाद के खलीफा का नाम भी याद रखना है, अल आदिर बिल्लाह। क्या नाम था? अल आदिर बिल्लाह। अल आदिर बिल्लाह। ये अल आदिर बिल्लाह जो है बगदाद के खलीफा थे। अल आदिर बिल्लाह जो है बगदाद के खलीफा थे और ये इसकी गद्दी को मान्यता देते, मतलब इसे राजा घोषित करते हैं। ठीक है, इसे 2 उपाधियां भी देते, यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह। ध्यान से सुन लो, ठीक है, क्लियर हो जाएंगी। यामीन उद दौला, यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह 2 उपाधियां जो हैं ये महमूद गजनी को दी जाती हैं। यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह दोनों उपाधियां दी जाती हैं। महमूद गजनी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया? 17 बार आक्रमण किया। और महमूद गजनी को जो है मूर्ति भंजक कहा जाता था। मूर्तियां तोड़ देता था क्योंकि धन चाहिए था, मंदिरों को तोड़ देता था। ठीक है, कई सारे आक्रमण किए इसने। तो सारे आक्रमण नहीं, 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण जो है इसने 1000 में किया। कब किया? 1000 ईस्वी में। पेशावर पर अधिकार करके अपने देश वापस लौट गया। इसने पेशावर के कुछ इलाकों पर अधिकार किया और अपने देश वापस चला गया, मतलब यहां पे शासन नहीं किया। 1001 में जो है शाही राजा जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया, याद रखना। ठीक है, 1001 में जो शाही राजा जयपाल थे इनके विरुद्ध आक्रमण किया। 1008 में नारकोट के विरुद्ध आक्रमण किया। नारकोट के विरुद्ध आक्रमण करता है। थानेसर के चक्रा स्वामिनी की
चक्रा स्वामिनी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाता है। ठीक है, यहां एक बहुत महंगी या हम कह सकते सुंदर प्रतिमा थी थानेसर के चक्रा स्वामिनी की। ठीक है, थानेसर के चक्रा स्वामिनी की, शब्दों पर ध्यान दीजिए। थानेसर के चक्रा स्वामिनी की जो है कांस्य की निर्मित एक मूर्ति थी जिसको ये गजनी भेजता है और वहां जो है रंगभूमि में रखवाता है। तो 1000 में कहा, 1000 में पेशावर के कुछ इलाकों पर अधिकार करता है और अपने देश चला जाता है। 1001 में जो है शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है। 1008 में जो है नारकोट के विरुद्ध आक्रमण करता है और थानेसर के चक्रा स्वामिनी की जो है कांस्य निर्मित मूर्ति यहां से ले जाता है। 1025 में जो आक्रमण है वो बहुत ज्यादा फेमस है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था सौराष्ट्र में। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ तो यहां पर जो है 20 लाख दीनार की संपत्ति ये ले गया था, जो कि आज के समय में इतनी ज्यादा है अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो 20 लाख दीनार की संपत्ति ये ले जाता है। इसकी सुरक्षा में जो अनिलवाड़ा के शासक थे, अनिलवाड़ा के शासक जो है सोमनाथ मंदिर को बचाने का प्रयास करते हैं। ये उनके खिलाफ भी विद्रोह करता है, मतलब आक्रमण कर देता है उनके ऊपर भी। ठीक है, जब ये यहां से जा रहा था तो इसको जो है रास्ते में जाटों ने इस पर अटैक कर दिया, कुछ संपत्ति भी इससे लूट ली। ठीक है, उसके बाद जो है अब जब जाटों ने इस पर किया अटैक, ठीक है, 1027 में जो है ये जाटों के विरुद्ध भी आक्रमण कर देता है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट के वापस जा रहा था उस समय जो है जाटों ने इसका विरोध किया, जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया, इससे कुछ संपत्ति भी लूट ली। तब ये 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है और 1030 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती, यहीं से इसका खत्म अंत। ठीक है, तो 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ चीजें जो है हम लोग दोबारा से रिपीट करेंगे। पहली चीज तो ये होगी कि थोड़े बहुत क्वेश्चन हम आपसे करेंगे कि इसकी मृत्यु कब हुई, 1030 में हुई। जाटों पर आक्रमण कब किया, 1027 पे किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ, 1025 में हुआ। नारकोट के विरुद्ध आक्रमण कब हुआ, 1008 में हुआ। शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण कब हुआ, 1001 में किया। पेशावर के कुछ इलाकों पर अधिकार कब किया, 1000 में किया। इसको मूर्ति भंजक कहा जाता था। ठीक है, भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद जो है जब इसके पिता का क्या नाम था, सुबुक्तगिन नाम था। सुबुक्तगिन था कौन, तो सुबुक्तगिन जो है वो अलप्तगिन का दामाद था और हम कह सकते गुलाम भी था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। तो गौरी जो है, गौर एक छोटा सा राज्य था अपने टाइम पे। क्या था, छोटा सा राज्य था। गौर क्या था, एक छोटा सा राज्य था। गौर क्या था, छोटा सा राज्य था। 1173 में जो है, 1173 में 1173 में जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर यहां का शासक बनता है। पूरा नाम याद रखने की जरूरत है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर जो है यहां का शासक बना। 1175 में जो है पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है, मुल्तान के विरुद्ध। यहां भी कुछ आक्रमण हुए हैं। ठीक है, तो 1173 में शहाबुद्दीन जो है गौर का शासक बनता है। ठीक है, 1175 में पहला आक्रमण जो है मुल्तान के विरुद्ध होता है। 1178 में दूसरा आक्रमण जो है पाटन, जो कि गुजरात का इलाका है, इसके विरुद्ध होता है। ठीक है, और इसको जो है पाटन वाले इलाके में जो है भीम सेकंड ने जो है गौरी को बुरी तरीके से हराया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी को जो है बुरी तरीके से हराया था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो 3 डेट हैं, 1173, 1175, 1178। 1173, 1175,
1173 में जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी शासक बनता है। 1175 में पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध होता है। 1178 में जो है दूसरा आक्रमण पाटन गुजरात पर हुआ था, ठीक है, जिसमें जो है भीम सेकंड ने या भीम द्वितीय ने जो है गौरी को बुरी तरीके से हराया था। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध जो हैं यहां पर हम बात करेंगे। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ 1191 में, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ 1191 में, ठीक है, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी की हार होती है। हाँ, मोहम्मद गौरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में होता है, ठीक है। कब होता है? 1192 में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और गौरी की जीत होती है। उसके बाद जो है चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, इसमें भी गौरी की जीत होती है। तो गौरी ने यहां पर 3 युद्ध लड़े, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में इसकी हार होती है पृथ्वीराज चौहान से, और तराइन के द्वितीय युद्ध में इसकी जीत होती है पृथ्वीराज चौहान से, और चंदावर के युद्ध में जो है राजा जयचंद से जो है इसकी जीत होती है। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में हुआ, और चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 में होता है। अब इतनी लड़ाई लड़ने के बाद जो है ये यहां पे राज नहीं करता है, अपना सारा जो भी था चीजें वो अपने गुलामों को सौंपकर जो है यहां से गजनी लौट जाता है, गजनी वापस चला जाता है हिंदुस्तान से। और 1206 में जो है 15 मार्च 1206 को जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बड़ा इसका वो नहीं है। मोहम्मद गौरी देखें तो एक छोटा सा राज्य था गौर, ठीक है, वहीं का ये शासक बनता है 1173 में। 1175 में मुल्तान वाले हिस्से पे आक्रमण करता है। 1178 में जो है पाटन गुजरात वाले इलाके पे आक्रमण करता है। भीम द्वितीय जो है गौरी को बुरी तरीके से हराता है। इसके जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो तराइन का प्रथम युद्ध है, तराइन का द्वितीय युद्ध है और चंदावर का युद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 में होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो 1192 में होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का पहला युद्ध जो है मोहम्मद गौरी हार जाता है, तराइन का दूसरा युद्ध जो है मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और उसके बाद क्या होता है? चंदावर का युद्ध होता है जो कि जयचंद के खिलाफ होता है, वो भी मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और अपनी जो भी इलाके ये जीतता है अपने गुलामों को सौंप कर जो है ये गजनी वापस चला जाता है। और 15 मार्च 1206 को जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं सल्तनत काल में, ठीक है। गुलाम वंश 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की। अब ध्यान से यहां से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिए। 1206 में जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1206 में मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है और 1206 के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये गौरी का गुलाम था, ठीक है, ये गौरी का गुलाम था। देखिए ये लोग अपने गुलाम को ही दामाद बना लिया करते थे उनकी प्रतिभा देखकर, ठीक है, वो कितने टैलेंटेड हैं, ठीक है। तो गुलाम वंश का संस्थापक था ये, हम कह सकते हैं इसने गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद जो है गौरी का ये गुलाम था। फारसी में जो है बंदगा कहा जाता था, गुलामों को जो है फारसी में क्या कहते थे? बंदगा, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा ऊपर जाएंगे कुछ चीजें तुम्हें बताने के लिए कि जो यहां पर भी जो है सुबुक्तगीन जो था वो अलख्तगीन का दामाद और गुलाम था, ठीक है। तो हमने तुम्हें बताया यहां पे गुलामों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ोगे। इल्तुतमिश जो है वो गुलामों का गुलाम कहलाता है कहीं कहीं,
ठीक है। तो यहां पर जो है गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में ये जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है और ये गौरी का गुलाम होता है। फारसी में गुलामों को बंदगा कहते हैं। कुतुब मीनार की पहली मंजिल जो है उसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है केवल उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, बाकी मंजिलों का नहीं कराया था। उसके बाद जो है इल्तुतमिश ने जो है, इल्तुतमिश के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे हम थोड़ा कुतुब मीनार के बारे में जान लें, ठीक है, ये नोट में है। तो इल्तुतमिश ने जो है 225 फीट, उसमें हम कह सकते हैं उसको 4 मंजिला बना दिया था, 3 मंजिलें और जोड़ी थी, ठीक है। तो 225 फीट जो है इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया। इल्तुतमिश के बाद क्या होता है कि जब यहां पर शासन होता है फिरोज तुगलक का, किसका होता है? फिरोज तुगलक का। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम थोड़ा कुतुब मीनार के बारे में डिटेल में जान ले, ठीक है। तो पहली चीज तो याद रखनी है कि कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। उसके बाद 225 फीट तक, मतलब उसको 4 मंजिला किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। इल्तुतमिश के बाद जब फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है, उस समय बिजली गिरने की वजह से उसकी कुछ हिस्से जो है डिस्टर्ब हो गए थे, चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, ठीक है, एक मंजिल नष्ट हो गई थी। तो फिरोज तुगलक ने उसमें 2 मंजिला और ऐड करवाई, 2 मंजिला और जोड़ी थी, जिससे वो जो है 9 फीट बढ़कर 334 फीट हो गई थी, ठीक है। कितनी हो गई थी? 234 फीट, सॉरी 234 फीट हो गई थी। तो ये था कुतुब मीनार का, ठीक है, यहीं पे रोक देते। तो कुतुब मीनार थोड़ा सा जान लो कि कुतुब मीनार की हम कह सकते हैं नींव या पहली मंजिल जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई, 4 मंजिला तक उसको इल्तुतमिश ने बनवाया। बिजली का गिरने के कारण उसकी जब हम कह सकते हैं एक मंजिल नष्ट हुई तो उसमें 2 मंजिल और ऐड करवाई फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, जिससे उसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 234 फीट। पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी? 225 फीट। अब यहां पे 2 चीजें दी गई हैं, कुव्वत उल इस्लाम, क्या दिया गया है? कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम चाहो तो आप कहीं पे लिख सकते हो, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, ज्यादा समझ में आएगा। कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 1210 में जो है चौगान खेलते समय, जैसे पोलो होता है, ठीक है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय पोलो नहीं चौगान खेला जाता था, पोलो की तरह ही होता था। और इसको जो है लाहौर में दफनाया गया। कहां दफनाया गया? लाहौर में, ठीक है। चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको लाहौर में दफनाया जाता है। तो ये याद रखना कि चौगान खेलते समय जो है 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी आराम शाह 8 महीने तक शासन करता है, लेकिन जो है ये एक अयोग्य शासक था, हम कह सकते हैं, ठीक है। ये बहुत आराम में थे और उसी समय क्या होता है कि इल्तुतमिश जो है वो 1211 में इसकी हत्या कर देता है और गद्दी पर खुद बैठ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इल्तुतमिश जो है इसकी हत्या कर, और इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है, इसको बोलते हैं गुलामों का गुलाम। अब यहां पे देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम, ठीक है। ये 1211 ईस्वी में जो है आराम शाह की हत्या करता है और गद्दी पर खुद बैठ जाता है। इसको इलबरूनी तुर्क कहते थे। क्या कहते थे? इलबरूनी तुर्क। क्या बोलते थे? इलबरूनी तुर्क। और ऐबक का गुलाम, वो हमने आपको बता रखा है कि इसको ऐबक का गुलाम और इलबरूनी तुर्क बोलते थे। ऐबक की मृत्यु के समय जो है ये बदायूं का गवर्नर था। जब ऐबक की मृत्यु हुई 1210 में, ठीक है, तब ये बदायूं का गवर्नर था, ठीक है, तब ये बदायूं का गवर्नर था, क्योंकि उस समय भी उनका गुलाम था, ये बदायूं का गवर्नर था। इसने जो है लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया। लाहौर से राजधानी को कहां लाया? दिल्ली लाया। याद रखना है कि इसने राजधानी को जो है लाहौर से दिल्ली लाता है।
हौजे सुल्तानी का निर्माण जो है दिल्ली ए कोहना के पास इसने कराया। तो ये याद रखना है, ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको आपको लिखने की भी जरूरत है कि हौजे सुल्तानी का निर्माण जो है दिल्ली ए कोहना के पास कराया। ठीक है। 1229 में जो है 1229, ठीक है, 1229 में जो है बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि मिलती है। ठीक है, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि मिलती है। तो ये भी याद रखना है कब मिलती है सुल्तान की उपाधि, 1229 में। ठीक है। 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहां से निकालते हैं कि इल्तुतमिश कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस समय ये क्या कर रहा था, तो ये जो है बदायूं का गवर्नर था। ठीक है। लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन लाया, इल्तुतमिश लाया। ठीक है। हौजे सुल्तानी का निर्माण किसने कराया, इल्तुतमिश ने कराया। ठीक है। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि किसने ली, इल्तुतमिश ने ली। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि कब ली इल्तुतमिश ने, 1229 में ली। इसकी मृत्यु कब होती है, 1236 में होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज, ये भी जो है गद्दी पर बैठता है। रुकनुद्दीन फिरोज ये भी एक अयोग्य शासक था। ठीक है। ये क्या था, अयोग्य शासक था, ये इसका उत्तराधिकारी था। इसके साथ जो है इसकी मां शाह तुर्कानी जो है साथ में रही हमेशा, और यहां जो तुर्क अमीर हुआ करते थे वो इससे नाराज हो जाते हैं इसकी मां के कामों से, और उसके बाद जो इसको हटाकर रजिया सुल्तान को जो है गद्दी पर बिठा देते हैं। रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठते हुए यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो वो कौन थी, रजिया सुल्तान। या भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जब बागडोर संभालती है तो वो जो है पर्दा प्रथा को त्याग देती है। ठीक है। पर्दा प्रथा को त्याग देती है, मतलब मुंह ढककर नहीं आती है। कुलाह और चोगा मतलब टोपी और बाकी जो आदमियों की तरह कपड़े पहनकर जो है खुले मुंह दरबार में बैठती थी, आती थी। ठीक है। मलिक जलालुद्दीन याकूत, ये नाम जरूरी है, मलिक जलालुद्दीन याकूत, मलिक जलालुद्दीन याकूत, मलिक जलालुद्दीन याकूत। मलिक जलालुद्दीन याकूत को जो है अमीर ए आखूर बनाया गया। क्या बनाया गया, अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर का मतलब होता था घोड़ों का सरदार। ठीक है। और ये एक गैर तुर्क था। ये कौन था, गैर तुर्क था। ठीक है। मलिक जलालुद्दीन याकूत, ध्यान से नाम को सुनिए, मलिक जलालुद्दीन याकूत को बनाया गया अमीर ए आखूर। ठीक है। अमीर ए आखूर का मतलब होता था घोड़ों का सरदार। देखिए गैर तुर्क बनाने के कारण जो है, जो फिर से जो तुर्की अमीर थे वो इससे नाराज हो जाते और इसको बंदी बना लेते। इसकी जगह पे जो है बहराम शाह को जो है गद्दी पर बिठा दिया जाता है। बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। उसके बाद जो है बहराम शाह जब गद्दी पर बैठ जाता है, इसकी शादी किसकी, रजिया सुल्तान की शादी जो है अल्तुनिया से कर दी जाती है। रजिया सुल्तान की शादी जो है अल्तुनिया से कर दी जाती है। अल्तुनिया से शादी करने के बाद जो है ये दोबारा गद्दी हथियाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है, सफल नहीं हो पाती है। ठीक है। 13 अक्टूबर 1240 में जो है कैथल के पास इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। 13 अक्टूबर 1240 को जो है कैथल के पास इसकी हत्या कर दी जाती है। और देखिए हमने आपको बताया था कि अल्तुनिया से जो है रजिया सुल्तान की शादी कर दी जाती है। ठीक है। अल्तुनिया से शादी करने के बाद जो है दोबारा से वो गद्दी हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। अल्तुनिया से शादी करने के बाद जो वो असफल रहती है, और उसी समय जो है 13 अक्टूबर 1240 में जो है कैथल के पास डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। तो ये याद रखना है कि 1240 में 13 अक्टूबर 1240 में जो है अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है, 13 अक्टूबर 1240 को। और 13 अक्टूबर 1240 को इसकी हत्या होती है। उसके 2 साल बाद, ठीक है,
मई 1242 में, मई 1242 में जो है बहराम शाह की भी हत्या कर दी जाती है। ध्यान रखना है, बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। अलाउद्दीन मसूद शाह सुल्तान बनता है। कौन बनता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, बहराम शाह की हत्या के बाद जो है अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वो सुल्तान बन जाता है। अलाउद्दीन मसूद शाह के सुल्तान बनने के बाद जो है कुछ दिनों तक वो सुल्तान रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है बलबन में जो है बलबन क्या करता है कि षड्यंत्र से जो है 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को भी हटा देता है गद्दी से। ठीक है, बलबन जो है वो षड्यंत्र से जो है 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को जो है सुल्तान की गद्दी से हटा देता है और इसकी जगह पर जो है नसरुद्दीन महमूद को जो है सुल्तान बनाता है। ठीक है, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते हमें कुछ नाम याद करने की जरूरत है। मार्कर कहां रख दिए? हाँ, तो कुछ नाम हमको याद रखने हैं कि जलालुद्दीन, मलिक जलालुद्दीन याकूत, ठीक है, जिसको अमीरे आखूर बनाया था रजिया सुल्तान ने। ठीक है, रजिया सुल्तान का नाम आपको याद रखना है और शाह तुर्कान का नाम याद रखना है और रुकनुद्दीन फिरोज का नाम याद रखना है। ठीक है, जो कि एक अयोग्य शासक था। ठीक है, उसके बाद जो है बलबन क्या करता है 1246 में नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाता है। ये एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, मतलब बहुत ही हम कह सकते हैं शांत आदमी। दुनियादारी से मतलब ये नहीं, पांचों वक्त की नमाज पढ़ता था और मतलब जो भी कहा गया है कि कुरान में गुनाह है उन सारे गुनाहों से दूर रहता था। इवन राजा की तरह काम भी नहीं करता था, अपने और लोगों को दे रखा था। बलबन ने जो अपनी पुत्री का विवाह भी इसके साथ किया था और बलबन का नाम जो है जो रियल नेम है वो बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन। बलबन का रियल नेम जो है बहाउद्दीन था और बलबन जो है वो इल्तुतमिश का गुलाम था। अब यहां पर तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश का गुलाम जो है बलबन था। ठीक है, तीन चीजें, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का गुलाम जो है वो बलबन था। ठीक है, तो बलबन जो है वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्के चिहलगामी, तुर्कान ए चिहलगामी, ठीक है, तुर्कान ए चिहलगामी, इसका विनाश जो इसको नष्ट कर दिया था इसने। तुर्कान ए चिहलगामी को जो है इसने नष्ट कर दिया था। तो ये भी याद रखना है कि तुर्कान ए चिहलगामी को जो है इसने नष्ट कर दिया था। उसके बाद जो है 1266 में जो है गियासुद्दीन बलबन जो है वो गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, 1266 में 1266 में जो है गियासुद्दीन बलबन, 1266 में जब हम कह सकते हैं कि कहां गया नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, नहीं होता। उसके बाद 1266 में जो है गियासुद्दीन बलबन के नाम से जो है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो इसने क्या है मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की थी। ठीक है, सीरी नामक किला बसाया था। ठीक है, याद रखना है, मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की थी, सीरी नामक किला बसाया था। नसरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन महमूद जो था उसने बलबन को जो है उलुग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, उलुग खां। विरोधियों के प्रति इसने जो है लौह और रक्त की नीति अपनाई, मतलब मार, अगर तुमने विरोध किया तो खत्म तुम। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी इसने, याद रखना, सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। फारसी कवि जो है अमीर खुसरो, अमीर हसन जो है इसके यहां इसके दरबार में थे और अंतिम शासक जो है शमसुद्दीन कैमूर था। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे देख लीजिए कि यहां से मोहम्मद गौरी से, ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश।
सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम जो है बलबन था। ठीक है, बलबन को क्या बोलते थे? बहाउद्दीन बोलते थे। बलबन का दामाद कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद से पहले गद्दी पर कौन था? नसरुद्दीन महमूद से पहले बहराम शाह था। बहराम से पहले जो है कौन था? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान से पहले जो है कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। ठीक है, तो ऐसे जो है आगे आगे जैसे आप जाओगे तो बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। ठीक है, और रिवीजन के तौर पे अगर आपको और देखना तो एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि यहां से देखिए 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण इसने कराया था। उसके बाद जो है बाकी का निर्माण 4 मंजिल जो इल्तुतमिश ने करवाया था 225 फीट तक। बिजली गिरने के कारण जो है चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया 2 मंजिलों का। उसके बाद जो है इसकी हाइट जो है 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई थी। कुवत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको लाहौर में दफनाया गया था। इसके बाद आराम शाह जो है वो 8 महीने तक शासन करता है। इल्तुतमिश जो है आराम शाह की हत्या कर देता है 1211 में। इल्तुतमिश जो है उसके बाद गद्दी पर बैठ जाता है। ये एक इल्बरूनी तुर्क था और ऐबक का गुलाम था। ऐबक की मृत्यु के समय जो है ये बदायूं का गवर्नर था। लाहौर से जो है राजधानी दिल्ली लाता है। हौज सुल्तानी का निर्माण जो है दिल्ली एक कोहना के पास करवाता है। 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेता है। ठीक है, 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद जो है इसका उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पर बैठता है, जो कि एक अयोग्य शासक था। और इसकी मां जो है रुकनुद्दीन ऐबक की शाह तुर्कानी, वो हमेशा इसके साथ रही। इसकी मां के कामों से परेशान होकर जो अमीर तुर्क थे वो उसको हटा देते हैं। इसकी जगह पर जो है रजिया सुल्तान को बिठाते हैं। रजिया सुल्तान जब जो है गद्दी पर बैठती है तो वो पर्दा प्रथा को त्याग देती है। कुलाह और चोगा पहनकर खुले मुंह से दरबार में आती है। उसके बाद जो है मलिक जलालुद्दीन याकूत को वो जो है अमीर ए आखूर बनाती है। अमीर ए आखूर का मतलब होता है घोड़ों का, हम कह सकते हैं नेता, या हम कह सकते हैं घोड़ों की रखवाली करने वाला या घोड़ों को संभालने वाला। ठीक है, जो कि एक गैर तुर्क था। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के कारण जो है तुर्की अमीर जो है वो नाराज हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो है रजिया सुल्तान को कैद कर लेते हैं। उसकी जगह पे बहराम शाह को बिठा देते हैं। उसके बाद जो है रजिया सुल्तान की अल्तुनिया से शादी हो जाती है। शादी करने के बाद रजिया सुल्तान जो दोबारा से गद्दी हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास जो है डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी। मई 1242 में बहराम शाह की हत्या हो जाती है। उसके बाद जो है अलाउद्दीन मसूद शाह सुल्तान बनता है। बलबन जो है षड्यंत्र से अलाउद्दीन मसूद शाह को भी हटा देता है। उसकी जगह पर 1246 में जो है नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया जाता है। नसरुद्दीन महमूद जो होता है वो बहुत ही सीधा साधा होता है, सिंपल जीवन जीने वाला होता है। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता है। बलबन ने जो है अपनी पुत्री की शादी जो है नसरुद्दीन शाह से करवा देता है। बलबन का वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन था। ये इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चिहलगामी का जो विनाश है इसने करवा दिया था। 1266 में जो है गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। मंगोलों के आक्रमण से ये दिल्ली को बचाता है। सीरी नामक नगर बसाता है। नसरुद्दीन महमूद ने इसको जो है उलुग खां की उपाधि दी थी। विरोधियों के प्रति इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। सिजदा और पैगोस प्रथा की उसने शुरुआत की। फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके दरबार में थे। और जो हम कह सकते गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूज था। तो यहां पे हमने गुलाम वंश की समाप्ति की। और आगे जो है वो हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? खिलजी वंश के बारे में। थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है। तो खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक रहता है। 1290 से 1320 तक जो है खिलजी वंश रहता है। और यहां पर जो है तो खिलजी वंश जो है वो 1290 से जो है 1320 तक रहता है। 1290 से 1320
20। 13 जून 1290 को जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है खिलजी की वंश की स्थापना की। नाम याद रखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 13 जून 1290 को जो खिलजी वंश की स्थापना होती है। किलोखरी को राजधानी बनाया गया, तो खिलजी वंश की राजधानी क्या थी? किलोखरी। ठीक है, 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है, नाम पूरा याद रखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 13 जून 1290 को जो है खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। किलोखरी को राजधानी बनाया जाता है। 1296 में जो है भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका भतीजा था और दामाद भी था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। कड़ा मानिकपुर में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है। ठीक है, तो 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है खिलजी वंश की स्थापना की, किलोखरी को राजधानी बनाया। 1296 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या कहां की? कड़ा मानिकपुर में की। अलाउद्दीन खिलजी इसका कौन था? भतीजा और दामाद था। ठीक है, और कब हत्या की? 1296 में। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो लगभग इसने इस वंश की स्थापना करने के बाद में लगभग 6 वर्षों तक शासन किया और इसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। 22 अक्टूबर और 1296, 22 अक्टूबर 1296 में जो है अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, अलाउद्दीन जो है दिल्ली का सुल्तान बना और बचपन का नाम जो इसका था वो था अली और गुरशास्प, अली और गुरशास्प। तो याद रखिए कि ये सुल्तान कब बनता है? 22 अक्टूबर 1296 को। तो यहां पे 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे कि खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? तो 13 जून 1290 को। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, खिलजी वंश की राजधानी क्या बनाई? किलोखरी बनाई। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? उसी के भतीजा और दामाद ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जिसने हत्या की उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कब की गई? 1296 में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कहां की गई? तो कहां की गई? कड़ा मानिकपुर में। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद और क्वेश्चन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 22 अक्टूबर 1296 को। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी जब बनता है शासक, तो इसने जो है नगद वेतन, सेना को जो है ये नगद वेतन दे देने की प्रथा चालू करता है और स्थायी सेना रखता है। मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती थी, जब जरूरत पड़ती थी तब सेनाएं बुला ली जाती थी। इसने परमानेंट किया। और पहले क्या होता था कि जमीनें दे दी जाती थी या राशन दे दिया जाता था सेनाओं को, लेकिन इसने क्या किया कि नगद वेतन देना शुरू किया और स्थायी सेना रखी। ठीक है, उस समय जो दिल्ली के आसपास जो भी हम कह सकते राजा थे, उसमें सबसे विशाल सेना जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी के पास ही थी। सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो इसने चालू की। ठीक है, मतलब अच्छी नस्ल के घोड़े थे तो उनको बदला ना जा सके, या हम कह सकते तो एक जैसे आजकल देखते होंगे कि घोड़ों पर एक ट्रेडमार्क लगाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ब्रांड का नाम लिखा जाता है। तो ऐसे ही इसने जो है अपने टाइम पे शुरू किया था। उसके बाद जो है भू राजस्व की दर को बढ़ाकर इसने 1/2 कर दिया था। भू राजस्व की दर बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। खम्स में सुल्तान का हिस्सा, खम्स का मतलब होता था जो लूट का माल होता था, जो लूट के माल लाया जाता था, उसमें 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया गया था। पहले 1/4 लेता था, उसके बाद उसने कहा नहीं हमें 3/4 चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने अच्छा काम किया कि जैसे मान लो कोई इंसान अगर कम तौलता था या जो करप्शन था, तो अगर मान लो आप 1 किलो चीनी लेने गए और उसने आपको 800 ग्राम दी, तो अगर ऐसा कुछ पता लगता था तो उस व्यक्ति के शरीर से जो है 200 ग्राम मांस काट लिया जाता था। ऐसा इसने चालू करवाया था इन सब सारी चीजों को रोकने के लिए या करप्शन को रोकने के लिए। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी इसने लागू किया था। कुछ चीजें ठीक थी इसकी। ठीक है, तो तौल वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश ये दे देता था। दक्षिण भारत की विजय के लिए इसने मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है, दक्षिण भारत की विजय के लिए किसको भेजा था? मलिक काफूर को, याद रखिएगा, मलिक काफूर।
उसके बाद देखिए इसने कुछ निर्माण करवाए हैं, जमायत खाना मस्जिद का निर्माण कराया है, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया है, खीरी का किला का निर्माण करवाया है, हजार खंबा महल का निर्माण करवाया है। तो ये थोड़ी चीजें कॉपी पेन है तो लिखते जाइए। जमायत खाना मस्जिद, ठीक है, जमायत खाना मस्जिद, जमायत खाना मस्जिद का निर्माण इसने कराया है, और अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया है, ये भी लिखते जाइए। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया है, खीरी का किला का निर्माण करवाया है, उसके बाद हजार खंबा महल। चार चीजों के नाम आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, खीरी का किला, हजार खंबा महल, ये सारे निर्माण जो है इसने करवाए हैं, इनको लिखना जरूरी है। अलाई दरवाजा जो है इस्लाम वास्तुकला का रत्न माना जाता है, मतलब जो अलाई दरवाजा है वो इस्लाम कला का सबसे अच्छा माना जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया, ठीक है, दैवी अधिकार के सिद्धांत को भी अलाउद्दीन ने चलाया। सिकंदर सानी की उपाधि खुद को इसने दी थी, इसने खुद को सिकंदर ए सानी, ठीक है, याद रखिएगा, लिख भी लिया करो ये चीजें। सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने खुद को दी थी, सिकंदर ए सानी की उपाधि खुद को दी थी। मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया, क्या चीज नियुक्त किया? दीवाने रियासत। मलिक याकूब को जो है दीवाने रियासत नियुक्त किया। परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं के परमिट जारी करता था, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। परवाना नवीस का मतलब एक ऐसा अधिकारी जो कि वस्तुओं के परमिट जारी करता था। कोई चीज हम कह सकते हैं किसी चीज का परमिट लेना होता है, तो ऐसे ही उस समय क्या होता था, परवाना नवीस जो होता था वो नामक अधिकारी जो होता था वस्तुओं के परमिट जारी करता था। याकूब मलिक को दीवाने रियासत कहा जाता था। क्या नियुक्त किया गया? सॉरी, दीवाने रियासत नियुक्त किया गया था। मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया गया। और यहां पे कुछ चीजें थी, एक थी शहना ए मंडी और दूसरी थी सराय अदल। शहना ए मंडी जो है खाद्यान्नों की बिक्री के लिए, खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था शहना की मंडी में, और सराय अदल जो है वस्त्र, शक्कर, मेवा, अदरक और तेल बिकने के लिए लाया जाता था। आर्थिक नीति को व्यापक जानकारी जो है जियाउद्दीन बर्नी की एक कृति है फिरोज शाही से मिलती है। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी था वो आर्थिक तौर पर उसके क्या तरीके थे, ठीक है, उसके लिए जो है जियाउद्दीन बर्नी की एक किताब है जिसका नाम है फिरोज शाही, उसमें मिलती है, ठीक है। आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी, आर्थिक नीति मतलब वहां पे कैसा था, कैसा नहीं था, क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, तो उसके लिए जो है जियाउद्दीन बर्नी की कृतें फिरोज शाही, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। खजाइनुल जो है फुतु अमीर, रिहला इब्न बतूता और फुतूस लातीन ईसानी, इन लोगों ने ये कुछ किताबें लिखी है। खजाइनुल फुतू अमीर ने लिखी है, रिहला जो है इब्न बतूता ने लिखी है, और फुतू इस लातीन जो है ये ईसानी ने लिखी है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए जो है मुहतसिब एवं नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुहतसिब और नाजिर ये लोग मूल्य नियंत्रण बनाने में अहम भूमिका निभाते थे, ठीक है। मुहतसिब और नाजिर ये शब्द लिख लीजिए, कॉपी है तो जरूर लिखिए, ठीक है, कॉपी पर लेके बैठिए। मुहतसिब और नाजिर। राजस्व सुधार के अंतर्गत सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया गया, ठीक है। ये कुछ मिल्क में जो दी गई थी, इनाम में जो दी गई थी, या वक्फ में जो गई थी, ठीक है, उसको वापस लेकर खालसा में बदल दिया गया। मतलब जो हम कह सकते हैं इनाम के तौर पे जमीनें दे दी गई थी बड़ी बड़ी, सारी वापस ले ली गई और उनको सरकारी जमीनों में तब्दील कर दिया गया। चराई कर लगता था और गढ़ी कर लगता था। चराई कर और गढ़ी कर। चराई कर क्या था? दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। गढ़ी कर जो है घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था, ठीक है। 1297 से 1306 के बीच में जो है 1297 और 1306 के बीच में 6 मंगोली आक्रमण हुए। वो मंगोली प्रथम आक्रमण जो है कादर खां के नेतृत्व में हुआ 1297 में, याद रखिएगा। प्रथम आक्रमण जो है 1297 ईस्वी में हुआ कादर खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कादर खां के नेतृत्व में।
1298 में जो है सल्दी के नेतृत्व में हुआ, 1299 में जो है कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ, 1303 में जो है तारगी के नेतृत्व में हुआ, 1305 में जो है अली बेग और तारताक के नेतृत्व में हुआ, और 1306 में जो है कबक एवं इकबाल बंद के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, इनको दोबारा से देखने की जरूरत है। 1297 में हुआ कादर खां के नेतृत्व में। ठीक है, तो लिख लीजिए 1297 में हुआ कादर खां के नेतृत्व में, 1298 में हुआ सल्दी के नेतृत्व में, 1297, 1298, 1299, 1303, 1305, 1306। ठीक है, याद करने का आसान तरीका है 97, 98, 99, 97, 98, 99 और 5 और 6 बीच में 3 है। ठीक है, तो 1397, 1398, 1399, 1397, 1398, 1399, 1303, सॉरी 1297, 1298, 1299, 1303, 1305, 1306। ठीक है, तो ये याद रखना है। कादर खां के नेतृत्व में पहला होता है, सल्दी के नेतृत्व में दूसरा होता है, कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में तीसरा होता है, तारगी के नेतृत्व में चौथा होता है, अली बेग और तारताक के नेतृत्व में पांचवा होता है, कबक एवं इकबाल के नेतृत्व में जो है छठा होता है। इसकी मृत्यु जो है 1316 में हो जाती है, और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है जो है 1316 में जो है सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, वो नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद करता था। राज दरबार में जो है कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाता था। ठीक है, खलीफा की उपाधि धारण की। वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को जो है इसकी हत्या कर दी। इसका ही वजीर था जिसका नाम था खुसरो खां, इसने इसकी हत्या कर दी, और खुसरो खां ने जो है पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पे गौर ध्यान से देख लो। मृत्यु कब होती है अलाउद्दीन खिलजी की? 15 जनवरी 1316 को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है सिंहासन पर बैठता है 1316 को, और ये नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद करता था। राज दरबार में जो है स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आता था। खलीफा की उपाधि धारण की थी इसने। वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को हत्या कर दी इसकी। इसका ही वजीर था। ठीक है, जिसका नाम था खुसरो खां। ठीक है, खुसरो खां ने जो है पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी।